स्टडी ऑफ इंडियन म्यूज़िक एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ म्यूज़िकोलॉजिस्ट, यानी भारतीय संगीत के विषय में जो हम अध्ययन करेंगे और उसके साथ साथ बहुत से संगीतज्ञों के बारे में आपको इस विषय के अंतर्गत हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि आपके पाठ्यक्रम के अनुसार है। इस आज के व्याख्यान में हम एक विषय लेंगे जिसके विषय में हम पहले भी आपको बता चुके हैं, वो है ख़याल। ख़याल क्या है, ख़याल के कितने प्रकार हैं, इसके विषय में हम आपको बताएंगे। थोड़ा सा जब हम किसी भी विषय को लेते हैं तो विद्यार्थियों को या उनकी जिज्ञासाओं की पूर्ति करने के लिए हम उसके विषय में थोड़ा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को लेते हुए चलते हैं। ख़याल जो है उसके विषय में जानने से पहले थोड़ा सा हम पहले पीछे की तरफ जाते हैं। हाँ, कुछ विद्यार्थियों का ये प्रश्न भी मुझ तक पहुंचा है कि क्या संगीत या भारतीय संगीत को सीखने के लिए जो है ध्रुपद, धमार, ख़याल जो जिस तरीके से आपको बताया जाता है, क्या वो सीखना आवश्यक है, या कि गीत, गज़ल, भजनों या इस तरह की जो शैलियाँ हैं इनको सीखना आवश्यक है। ये एक प्रश्न मेरे मुझ तक पहुंचा। देखिए, जब हम शास्त्रीय संगीत की बात करते हैं तो उसमें हम ध्रुपद, धमार, ख़याल इन शैलियों को हम लेते हैं। और जब हम उपशास्त्रीय संगीत की बात करते हैं तो उसमें ठुमरी, दादरा, टप्पा, चैती, कजरी इस तरह की शैलियों को हम लेते हैं। जब हम सुगम संगीत की बात करते हैं तो उसमें गीत, गज़ल, भजन, शबद, ये भजन और शबद तो आध्यात्मिक उससे जुड़े हुए हैं, लेकिन गीत, गज़ल, भजन जो है ये इसी वर्ग में आते हैं। हालांकि यहाँ पे मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि जब हम शबद की बात करते हैं तो वो जिस तरीके से परंपरागत रूप में उसको गाया जाता है, वहाँ पर राग रागनियाँ, वहाँ पर बाकायदा शास्त्रीय संगीत का आधार रहता है और उनको गाने वाले जो गायक वर्ग जो होता है वो बाकायदा उस चीज़ को फॉलो करता है, उसी परंपरा का निर्वाह करता है जहाँ पर राग रागनियाँ, ताल ये सब हैं। इसीलिए गुरमत संगीत के अंतर्गत ये आता है और बहुत ही एक कहना चाहिए कि एक महत्वपूर्ण और एक बहुत ही खूबसूरत एक ये परंपरा है जहाँ पर कि शबद के माध्यम से शास्त्रीय संगीत जो है वो जनमानस तक जो है पहुंचाया गया। आज भी इस परंपरा को जो है का निर्वाह जो है किया जाता है। तो मैं बात कर रही थी कि जिस तरह की जिज्ञासा विद्यार्थी की आई है कि हमें क्या शास्त्रीय संगीत सीखना ज़रूरी है, क्योंकि आज के समय के हिसाब से तो मुझे लगा कि मैं इस विषय तक आने से पहले जहाँ मैं ख़याल के बारे में आपको बता रही हूँ, इस प्रश्न का उत्तर मैं इसी व्याख्यान के द्वारा आपको देने का प्रयास करूँगी। संगीत कोई भी हो, चाहे वो शास्त्रीय हो, उपशास्त्रीय हो, लोक संगीत हो, किसी भी तरह का संगीत हो, यहाँ तक कि पाश्चात्य संगीत, ये संगीत जो है ये सातों स्वरों पर निर्भर है, यानी स्वर और ताल। तो ये 7 स्वर हमें पता है, जो 7 शुद्ध स्वर हैं, साथ में 5 विकृत स्वर यानी 4 कोमल और 1 तीव्र, ये कुल मिला के जो 12 स्वर हैं, इसी में ये हर प्रकार का संगीत जो उसका ताना बाना बुना गया है या हम कहें कि उस पर आधारित है। जब हम कोई भी संगीत सीखते हैं उसकी भी अपनी एक विधा होती है। हम ये कहें कि सुगम संगीत बहुत ही सुगम है, बहुत ही आसान है, ऐसा नहीं। उसकी भी एक उसका अपना एक डिसिप्लिन है, उसका भी एक तरीका है उसका निर्वाह करने का। वो उतना आसान नहीं जितना कि हम समझते हैं, क्योंकि इसीलिए सुगम संगीत की भी अपनी एक तालीम होती है, अपनी एक शिक्षा उसकी भी होती है। यदि आपको सुगम संगीत का गायक गायिका बनना है तो उसकी अलग तरह से ट्रेनिंग होती है। उपशास्त्रीय संगीत की मैं बात करूं तो शास्त्रीय संगीत बहुत कुछ जो है वो लोक संगीत से भी प्रभावित है, लेकिन शास्त्रीय शब्द आता है तो शास्त्रीय संगीत उसमें है। और मैं बात करती हूँ शास्त्रीय संगीत की, जहाँ पर कि शास्त्रबद्ध जो संगीत है उसमें उसके नियमों का पालन करना, उसके अनुशासन के अनुसार चलना। मैं हर बार कहती हूँ ये शास्त्रीय संगीत है। जो आपका प्रश्न था कि क्या उसके लिए सीखना आवश्यक है,
देखिए, शास्त्रीय संगीत गले को तैयार करता है, गले को बनाता, आपकी आवाज़ को पुख्ता करता है। और यदि आप शास्त्रीय संगीत सीख कर किसी भी अन्य संगीत की विधा को आप गाएं, तो आपके गले का जो एक बेस है वो इतना मजबूत बन चुका होता है कि आप उसको, जब आप किसी और शैली को गाते हैं तो आपको ये हेल्प ही करता है, क्योंकि आवाज़ बन चुकी है। वॉइस कल्चर की जो बात कहते हैं, वो आवाज़ आपकी बन चुकी है। आवाज़ में आपकी वॉल्यूम है, आवाज़ में आपकी एक मजबूती है, आवाज़ में आपकी, कहते हैं कि बहुत एक वेट उसमें है आवाज़ में आपकी, तो एक डेप्थ है आपकी आवाज़ में। तो ये चीज़ें जो हैं हम शास्त्रीय संगीत, क्योंकि हम उसकी टेक्निकलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए हम अपना अभ्यास करते हैं, तो गले को कैसे बनाना है, आवाज़ को कैसे अच्छा बनाना है, आवाज़ को किस तरह से मजबूत बनाना है। तो हम कहते थे किसी भी चीज़ का बेस यदि क्लियर हो तो आगे की चीज़ वो अपने आप ही सहज हो जाती है। जैसे कि हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में हम कहते हैं कि बेसिक मैथ्स हमेशा क्लियर होनी चाहिए। जिस विद्यार्थी की बेसिक मैथ्स क्लियर नहीं है उसको आगे चलकर मैथ्स में रुचि नहीं होती है, या उसके बेसिक्स जिस दिन क्लियर कर दिए जाएं, उसको उसमें उसके बेसिक्स में उसको जिस दिन अभ्यस्तता उसकी आ जाती है तो उसको आगे चलकर वो विषय जो है वो अच्छा लगने लगता है, और वो स्वाभाविक है कि उसमें वो आगे बहुत अच्छा करता है। तो इसीलिए किसी भी विषय की बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर जब हम शास्त्रीयता की बात करते हैं तो हम यदि शास्त्रीय राग रागनियों की हम का अभ्यास करें, या हम शास्त्रीय तरीके से किस प्रकार से अलंकार है, किस प्रकार से हमें गले की प्रैक्टिस करनी है, मंद्र मध्य तार तीनों सप्तकों में प्रैक्टिस करनी है, वो यदि हमारा क्लियर हो जाता है तो हमारा गला बनने लगता है, हमारी आवाज़ बनने लगती है, हमारी आवाज़ का एक बेस तैयार होना शुरू हो जाता है। और वो धीरे धीरे जो बेस जब तैयार होता है तो उसके बाद हम कुछ भी गाएं, वो हमारी आवाज़ हमें उसमें पूरा माधुर्यता के साथ जो है हमारी आवाज़ हमें साथ देती है। और यदि हम वो एक अलग बात है कि गॉड गिफ्ट जो है, प्रभु की यदि कृपा है, आपकी आवाज़ में इतना टैलेंट है तो आप उसको गा रहे हैं, तो आप बहुत अच्छा गा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि आप उसके साथ साथ शास्त्रीय संगीत का अभ्यास करेंगे तो उसमें इजाफा ही होगा, यानी कि 1 और 1 11 होंगे, यानी कि सोने पे सुहागा होगा। इस तरह के मुहावरे जो हैं वो हमारे यहाँ पर इस बात को जो है और अधिक पुष्ट करते हैं। उपशास्त्रीय संगीत की जैसे मैंने आपसे बात की कि उप शब्द है यानी कि सेमी, तो वहाँ तो शास्त्रीय संगीत है, राग रागनियाँ हैं, और राग रागनियों को जिस प्रकार से उपशास्त्रीय संगीत में ठुमरी, दादरा, कजरी, चैती, इन रूपों में जब उसका प्रयोग किया जाता है तो वो एक अलग माधुर्य जो को प्रस्तुत करती हैं। हाँ, उपशास्त्रीय है तो राग रागनियों यदि किसी राग में बेस्ड है, खमाज में है, मिश्र खमाज या मिश्र पीलू या काफ़ी, इन रागों में है तो स्वाभाविक है कि थोड़ा बहुत उसमें हम आविर्भाव तिरोभाव करके, या हम किसी सुर को सामान के हम विस्तार करें, किसी और राग में ले जाएं उसको खूबसूरत बनाने के लिए, तो वो उसमें किया जाता है, इस प्रकार का प्रयोग किया जाता है। लेकिन प्रयोग जो है वो ऐसा होना चाहिए जो भावपूर्ण हो, जो उस जिस भी राग पे वो उपशास्त्रीय संगीत की शैली जिस भी राग पर आधारित है उसको वो एनहांस करे, यानी उसको उसकी खूबसूरती को बढ़ाए, उसके भाव को बढ़ाए, ये नहीं कि उसको बिल्कुल अलग कर दे। तो उसको देखते हुए जो है उपशास्त्रीय संगीत में हम थोड़ा बहुत फेरबदल कर सकते हैं। सुगम संगीत में हम अपने भाव प्रधान तो सभी शैलियाँ हैं, भाव तो इसमें भाव की अभिव्यक्ति का ही आधार है संगीत जो है, तो भाव की अभिव्यक्ति जो होती है उसमें हम जब सुगम संगीत की बात करते हैं वहाँ पर हम इस तरह के जो नियम है जो हमारे शास्त्रीय संगीत को शास्त्रीय बनाते हैं उसको हम बहुत ज़्यादा वहाँ पर महत्व नहीं देते। हमारा महत्व क्या है कि जो हम कह रहे हैं, जो हम अपने गायन में प्रस्तुत कर रहे हैं, चाहे वो गीत हो, चाहे वो गज़ल हो, चाहे भजन, कुछ भी हो, वो उसका जो कहना चाह रही है वो बंदिश या वो जो रचना जो कहना चाह रही है उसको यदि हम उसको अपने गायन के द्वारा उसको यदि हम प्रस्तुत करें तो वहाँ पर हमारी उस अभिव्यक्ति यानी उस भाव की उस अर्थ को प्रस्तुत करने में वो सहायक होनी चाहिए, ना कि हम टेक्निकलिटीज़ को ज़्यादा ध्यान दें।
इसलिए आप देखिए कि फ़िल्मी संगीत की बात करते हैं। फ़िल्मी संगीत में क्या है? फ़िल्मी संगीत में यदि कोई ऐसा दृश्य है जहाँ पर कि बहुत प्रकृति की सुंदरता का वर्णन है और वहाँ पर नायिका जो है प्रकृति की सुंदरता को देखते हुए बहुत ही प्रभावित, बहुत खुश हो रही है और अपने प्रिय को याद कर रही है, तो ये एक सीन है, ये एक दृश्य है, इस पर आधारित वो गीत होगा, उसके शब्द उसी पर आधारित होंगे और उन शब्दों के द्वारा जब उसको गायन से उस भाव की अभिव्यक्ति होगी, तो जो वो शब्द कह रहे हैं, यानी कि जो कुछ उसका अर्थ है, उस अर्थ की वो एक सीन को ध्यान में रखते हुए, उस दृश्य को सामने रखते हुए उसकी अभिव्यक्ति की जाती है और गायन के द्वारा उसी प्रकार का। वहाँ पर यदि हम देखें कि यदि हम राग काफ़ी को ले रहे हैं या हम खमाज को ले रहे हैं और उसमें गाते गाते हम थोड़ा सा देश की तरफ चले गए या हम थोड़ा सा किसी और राग की तरफ चले गए, तो वो वहाँ पर क्षम्य है। इसलिए क्षम्य है क्योंकि वो बेसिकली उसके भाव को, उसके जो उसका वो जो दृश्य है, उसमें जो चल रहा है दृश्य में, उसको बताता है, उसको उजागर करने में वो अपनी भूमिका, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और देखिए भारतीय चलचित्र यानी भारतीय फिल्मों में तो संगीत जो है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। कई कई फिल्में तो हम देखते हैं कि इतने सुंदर उसमें गीत होते हैं कि वो फिल्म उन गीतों के माध्यम से ज़्यादा जानी जाती है यदि हम उसको कंपेयर करें उसकी कहानी की उससे। तो बहुत से ऐसे गीत हैं जिनमें कि वो जैसे वो गीत चलते हैं तो जहाँ उसके स्वर और उसके शब्दों की रचना बोलती है, वहाँ पर हम ऑटोमेटिकली उस दृश्य में पहुँच जाते हैं कि वहाँ पर उसका अर्थ क्या हो रहा होगा, उसका अर्थ, वो सीन क्या चल रहा होगा। वो हम चाहे हमने वो फिल्म नहीं भी देखी तब भी हमारे माइंड में वो सीन चलने लगता है। तो यहाँ पर इसका उद्देश्य कुछ और है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जैसे एक प्रश्न मेरे पास आया किसी विद्यार्थी का कि क्या सीखना आवश्यक है, आवश्यकता की मैं बात नहीं कहूँ, लेकिन यदि आप अपनी आवाज़ को निखारना चाहते हैं या किसी वाद्य का वादन करते हैं, आप बांसुरी सीख रहे हैं, सितार सीख रहे हैं, उसमें आप कुछ धुनें सीख रहे हैं या आप कुछ सुगम संगीत की धुन को आप बजा रहे हैं, तो यदि आप शास्त्रीय संगीत सीखेंगे तो आपकी कला जो है वो निखरेगी ही और आपकी पकड़ संगीत पे, भारतीय संगीत पर आपकी पकड़ एक मजबूत तौर पर सामने आएगी। तो ये थी आपकी जिज्ञासा से भरा प्रश्न और मैंने उसका उत्तर देने का प्रयास किया है। अब मैं आती हूँ अपने आज के विषय पे। जैसे मैंने आपसे कहा, आज का विषय है ख्याल, जिसमें विलंबित ख्याल, मध्य लय का ख्याल और द्रुत ख्याल, ये 3 ख्याल के प्रकार जो हैं इसमें आते हैं। अब ख्याल के विषय मैंने बहुत सी चर्चाएं पहले भी की हैं, लेकिन आज हम इस पाठ्यक्रम के अनुसार जब हम ख्याल को लेते हैं तो ख्याल का अर्थ क्या है? ख्याल का अर्थ होता है एक विचार, कोई बात आपके मन में आई और आपने एक कल्पना जिसे कहा जाए, कुछ नया क्रिएट करना, ये ख्याल है। आपने गीत सुना होगा, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, तो कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, शायद मेरे दिल में जो ख्याल आता है वो आपके दिल में कुछ और ख्याल आएगा, किसी और के दिल में कुछ और ख्याल आएगा, मेरे मन में कुछ बात चल रही है, शायद वो ख्याल मेरे इस समय दिमाग में चल रहा होगा। अब जैसे मैं आपको ये व्याख्यान दे रही हूँ तो मेरे दिल में ख्याल क्या आ रहा है, यानी मेरे मन मस्तिष्क में ख्याल ये है कि मैं आपको ख्याल शैली के बारे में बताऊं, ख्याल शैली में कौन कौन से प्रकार है उनके विषय में बताऊं, इस प्रकार से बताऊं कि वो आपको सहज रूप से समझ में आए। लेकिन आपके मन में क्या ख्याल है या किसी और के मन में क्या ख्याल है, तो ख्याल का अर्थ जानने के लिए सबसे पहले ख्याल क्या है शास्त्रीय संगीत में, यानी ख्याल एक विचार है, एक कल्पना है, कुछ नया है, कुछ नई क्रिएटिविटी है, एक नई अनुभूति है, तो ये उसके शाब्दिक अर्थ हैं। लेकिन जब हम ख्याल की बात शास्त्रीय संगीत की दृष्टि से करते हैं तो ख्याल जो है एक शैली है। ये शैली मध्यकाल में, यानी हम कहें कि 18वीं शताब्दी में ये ख्याल शैली धीरे धीरे एकदम लाइमलाइट में आई, ये कहा जाए। कुछ लोग कहते हैं कि ख्याल शैली जो है वो सदारंग और अदारंग इनका नाम लेते, यानी सदारंग के द्वारा ख्याल शैली का आविष्कार किया गया। लेकिन इसमें मत एक नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि सुल्तान हुसैन शाह शर्की द्वारा ख्याल का आविष्कार किया गया।
एक मत ये भी आता है कि ख़याल जो है वो अमीर खुसरो साहब ने ख़याल जो है उसका निर्माण किया। लेकिन एक मत ये भी आता है कि खुसरो ख़ान नामक एक व्यक्ति हुए जिन्होंने ख़याल का निर्माण किया। तो ये तो ऐतिहासिक दृष्टि से अलग अलग मत है, लेकिन एक विद्यार्थी के तौर पे जानने के लिए आप ये समझ सकते हैं कि ख़याल जो है वो 18वीं शताब्दी में ख़याल जो है वो लाइमलाइट में आया। और इसके पीछे एक छोटी सी कहानी भी कही जाती है कि सदारंग जो थे यानी नेमत ख़ां साहब, जो कि मोहम्मद शाह जो मुग़ल बादशाह थे उनके दरबार में दरबारी गायक थे, और वो बेसिकली एक ध्रुपदीय थे, जो थे कलावंत थे, यानी कि ध्रुपद को एक बहुत रिस्पेक्टफुल शैली मानी गई है। और ध्रुपद को मध्यकाल में उस संगीत का जो स्वर्ण युग कहा जाता है, तो मध्यकाल में ध्रुपद जो है वो अपनी चरम सीमा पे था, यानी कि अपने उत्कर्ष पे था। ध्रुपद शैली गाना या ध्रुपदिया कहलाना या कलावंत होना या बीनकार होना एक बड़ा प्रेस्टिजियस माना जाता था। यानी कि जो ध्रुपद गायक है उसका सम्मान पूरी जनता करती थी और दरबारों में बहुत सम्मान था। यहाँ तक कि जो बादशाह राजा महाराजा हुआ करते थे वो भी ध्रुपद को बहुत आदर के भाव से देखते थे और ध्रुपदियों का बहुत बहुत सम्मान था। ध्रुपद से जब ध्रुपद के अपने नियम थे, ध्रुपद में थोड़ी सी नियमों की बंदिश बहुत ज़्यादा थी, यानी वहाँ पर हम नियम को इधर से उधर नहीं कर सकते थे। आज भी जब ध्रुपदों को गाया जाता है तो ध्रुपद के उस नियम को आज भी फॉलो करते हैं। बड़ा आध्यात्मिक माना जाता था ध्रुपद एक बड़ा, जैसे मैंने कहा, बड़ा सम्माननीय था, बहुत ही प्रेस्टिजियस था, अपनी डिग्निटी को बहुत आगे जो भी ध्रुपद गवाया तो बहुत डिग्निफाइड माना जाता था वो। लेकिन ख़याल जो है वो सदारंग के नाम से ख़याल को जोड़ा जाता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि नेमत ख़ां साहब यानी ख़याल के जिनसे जोड़ा जाता है, सदारंग के नाम से जिनको जानते हैं, उनका किसी कारणवश मोहम्मद शाह जो थे, मोहम्मद शाह रंगीले के नाम से जिनको भी हम जानते हैं, उनसे किसी बात पे मतभेद हुआ। क्या कारण था? तो वो दरबार से उनको निकाल दिया गया या वो दरबार से चले गए। कुछ समय वे अज्ञात रूप में अज्ञातवास में रहे। ऐसे समय में उन्होंने, क्योंकि वो ध्रुपद शैली के बीनकार थे, गायक थे, तो उन्होंने अपने संगीत को, अपनी परंपरा को तो ज़िंदा रखा, लेकिन एक प्रयोग के तौर पे उन्होंने अपने शिष्यों को ख़याल नाम की शैली जो है उससे परिचय कराया और उन्होंने कुछ ख़याल तैयार किए। ये ख़याल जो थे ये बेसिकली इसमें इसके जो विषय था वो बहुत बढ़िया था। विषय श्रृंगारिक बहुत थे, विषय जो थे वो हर अलग अलग विषयों को लेकर थे, यानी कि वो मौसम पे भी थे, वो नायक नायिका के प्रेम प्रसंग पे भी थे, वो राग के लक्षणों को भी बताते थे, वो बादशाह की तारीफ़ में भी थे, वो किसी विरहिणी के विरह के को भी बताते थे, वो हर विषय को जो है वो लेते थे, मान के विषय को लेते थे, मिलन के विषय को लेते थे। तो यानी कि यहाँ पे पूरी छूट थी विषय की। अब इन विषयों को उन्होंने जब अपने बंदिश के रूप में अपने शिष्यों को सिखाया और उनको जब तैयार किया, तो ये तैयारी के साथ जो है उन्होंने उनको बादशाह के पास भेजा और दरबार में जब उनके शिष्यों ने, उनके शागिर्दों ने जब दरबार में उसको प्रस्तुत किया, और इन रचनाओं में एक और बड़ी खूबसूरत बात थी कि इन रचनाओं में उन्होंने मोहम्मद शाह का नाम ऐड किया, यानी मोहम्मद शाह पिया सदा रंगीले। आप इस प्रकार की बंदिशें सुनते, या द कहत सदारंग, इस तरह की पंक्तियाँ मिलती हैं, या मोहम्मद शाह पिया सदा रंगीले, मोहम्मद शाह, इस तरह के, यानी बादशाह का नाम और सदारंग का नाम उसमें जुड़ा हुआ था। तो ये एक तरीके से जब बादशाह के सामने प्रस्तुत हुआ तो वो बादशाह को ये शैली बहुत पसंद आई वहाँ पर सभी लोगों को, और उन्होंने
इस शैली पर मुहर लगाई, यानी कि उन्होंने इसको अप्रूव किया। मैं आज की भाषा में बोलूं कि इट वाज अप्रूव्ड। जब बादशाह के द्वारा अप्रूव हुआ तो जन समुदाय या अन्य लोगों में भी उस शैली को बहुत पसंद किया गया और ये एक नए रूप में आई जिसको कि कहा गया ख्याल शैली। और इस ख्याल शैली को जब पसंद किया गया तो वापसी जो है सादारंग यानी नेमत खां साहब की वापसी जो है वो दरबार में हुई, क्योंकि बादशाह जो है उनको शैली पसंद आई। उनका ये किसने सिखाया, तो स्वाभाविक है सादारंग का नाम आया और इस प्रकार से ऐसा माना जाता है कि उनसे प्रसन्न होकर उनको वापस दरबार में दरबारी गायक के रूप में लिया गया। लेकिन सादारंग ने कभी ख्याल नहीं गाया, यानी कि वो कलावंत ही बने रहे, ध्रुपदीय ही रहे, लेकिन ख्याल शैली को आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। ऐसे ही सुल्तान हुसैन शाह शर्की को भी माना जाता है कि ख्याल शैली को उन्होंने बहुत आगे बढ़ाया। अब ख्याल शैली की बात है कि कहाँ से उसका प्रादुर्भाव हुआ। ख्याल शैली 18वीं शताब्दी के बाद धीरे 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 अपने पंख पसारती चली गई और बहुत ज़्यादा विकसित होती चली गई। लोगों ने ख़याल को बहुत पसंद किया और ख़याल गाना जो है वो बहुत ही पॉपुलर होता चला गया। और फिर आया अंग्रेज़ों का समय। अंग्रेज़ी हुकूमत जब भारतवर्ष में रही तो अंग्रेज़ों के शासनकाल में हम सभी जानते हैं कि राजा महाराजा बादशाह कोई भी छूटे नहीं रहे और उन्होंने धीरे 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 हर जगह अपना आधिपत्य करना शुरू किया। ऐसे समय में जब राज दरबार टूटे, जब ऐसे समय में बादशाहियत ख़त्म हुई, राजा महाराजाओं के का पतन हुआ, तो जो उनके दरबार में संगीतज्ञ, राज दरबार में राजगायक, बीनकार लोग जो थे वो राज दरबार को छोड़ के जगह जगह जो है विस्थापित होने लगे, यानी कि वहाँ से वो चले गए और वो ऐसी जगह ढूंढने लगे जहाँ शांति से अपनी साधना को वो कायम रख सके, अपनी साधना को कर सके। तो दरबार में जो थे जब तक थे उनको संरक्षण यानी पैट्रोनेज मिला था, जो राजा का, बादशाह का या रईसों का, नवाबों का। लेकिन जब दरबारों से वो गए तो उन्होंने छोटी छोटी जगहों पर जाके अपने ग्रुप्स में वो रहने लगे और यहाँ से शुरू हुआ घराना पद्धति। यानी घराना का मतलब घर, यानी घराने का मतलब एक ऐसा स्थान जहाँ पर कि सभी लोगों ने आके एक शैली की शिक्षा ली और यहाँ पर गुरु या उस्ताद के द्वारा उसकी शिक्षा विद्यार्थियों को दी जाती, जिनमें उनके परिवार के, अपने स्वयं के, उनकी संतान, रिश्तेदारों की संतान और शिष्य, ये तीनों थे। यहाँ से उपजी जो है वो घराना परंपरा। अब ख़याल जो है इस समय में घराना परंपरा की बात की, ख़याल घराना परंपरा के द्वारा बहुत उच्च स्तर पर पहुँच गया। यानी ख़याल की पॉपुलैरिटी, ख़याल का एक विकास जो है ये उसको विकसित करने में घराना परंपरा की बहुत बड़ा जो है योगदान रहा। इन अलग अलग शैलियों में जो ख़याल परंपरा विकसित हुई उसमें हर घराने की अपनी एक पहचान होने लगी, यानी हर घराने की अपनी एक शैली का निर्माण हुआ। लेकिन वो ख़याल था, राग वही था। ख़याल यानी उसमें जो बंदिशें थी, जो रचनाएं थी वो अलग अलग थी, क्योंकि स्वाभाविक है कि वो जिस गुरु ने या जिस उस्ताद ने उसकी रचना की वो अपने शिष्यों को उसने वैसे सिखाया, तो वो उस घराने की एक शैली बनी। लेकिन जब हम बात करते हैं कि एक शैली या घरानों में किसी शैली के विकास की बात करते हैं तो गुरु को शिष्य ने फॉलो किया, उसको उसके शिष्य ने फॉलो किया और आगे चल के इस प्रकार से परंपरा चली। तो एक जो स्टाइल है वो विकसित होता चला गया। इस तरीके से हर घराने ने अपने अपनी शैलियों का विकास किया, जिससे कि ये पता चला कि हाँ, हम उसको सुनते ही कहते हैं ये जो है जयपुर अतरौली घराने की गायकी है, ये ग्वालियर की गायकी है, रामपुर की गायकी है, ये किराना की गायकी है। तो इस प्रकार से ख़याल का विकास होता चला गया। और ख़यालों में क्योंकि बंदिश नहीं थी, बंदिश का मतलब कि बंदिश साहित्य की, किसी प्रकार का भी साहित्य ख़याल में लिया जा सकता था रचना करते समय। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक आज़ादी कहा जाए रचनाकार के लिए थी। तो इसलिए भी ख़याल जो है वो आगे बढ़े। ख़याल के 3 प्रकार थे। एक था विलंबित,
दूसरा था मध्य लय और तीसरा था द्रुत। विलंबित ख्याल जो थे, क्योंकि वो थोड़े स्लो थे, उनकी जो स्पीड थी वो स्लो थी, टेम्पो। मध्य लय यानी जो बहुत स्लो भी नहीं थे, बहुत फास्ट भी नहीं थे, मध्य लय थी। और द्रुत जो कि बहुत फास्ट टेम्पो में थे। तो ये 3 प्रकार के ख्यालों का विकास इस समय होने लगा। आज भी हम जो ख्यालों का गायन करते हैं, ख्याल जब गाते हैं तो उसमें विलंबित, मध्य और द्रुत लय, ये 3 प्रकार की लय जो है उसमें उस पे हम ख्याल जो है अपना उस पे रचना की गई है, उसको हम गाते हैं। तो इसके विषय में मैं आपको इसके अगले भाग में उदाहरणों के साथ बताऊंगी। नमस्कार।